तो हमने यहाँ क्या क्या किया था ये एक बार देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड स्टार्ट लास्ट क्लास में, और यहाँ पे हमने किया है, पहले ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किया था कि कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आया, मतलब चार्जेस कहाँ जी होते हैं नेचर में, तो वो एटम्स में होते हैं, राइट। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हमने देखा था कि चार्ज जो है वो कंजर्व होता है। जी जी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ पे हमने देखा कि जो चार्ज है वो प्लस माइनस एन ई के फॉर्म में होगा। यहाँ पे एन जो है वो होल नंबर है, 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। फिर हमने देखा था इंडक्शन ऑफ चार्ज, यहाँ पे ये तुमने देख ही लिया है। और फिर जी इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स क्या होता है, हमने देखा कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्रीली मूव कर सकता है, जो कि इंसुलेटर में नहीं होता है, ठीक है। जी और फिर हम इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में देखे थे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्कोप है ये चार्ज का नेचर और उसका मैग्नीट्यूड बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट है, बट ये इस चीज के लिए इस्तेमाल। जी फिर हमने कूलम्स लॉ देखा, यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल है, हाँ सर इसका डिस्टेंस है कुछ r है, तो फोर्स जो होगा दैट इज इक्वल टू k q1 q2 बाय r स्क्वायर, ये कूलम्स लॉ से आ जाता है। फिर हमने देखा, ये क्वेश्चंस किया था, फिर कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, उसके बाद जी सर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये भी हमने देख लिया था, ये सब अभी डिटेल में नहीं बताएंगे, जी सर ये वाली क्वेश्चंस किया था। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जी सर इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू है और उसके अराउंड या उसके आसपास कोई भी पॉइंट पी ले लेते हैं हम, तो यहाँ पे अगर 1 कूलम चार्ज को रखेंगे, जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स लग रहा है, दिस फोर्स इज इक्वल टू ई। So actually E is force experienced by, it is force experienced by 1 coulomb charge, okay, 1 coulomb चार्ज, 1 कूलम चार्ज के चलते जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, चार्ज ठीक है। किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो 1 कूलम चार्ज वहां पे रखो जेब से निकाल के, और उस पर जितना फोर्स लगेगा दैट इज द इलेक्ट्रिक जी फील्ड एट दैट पॉइंट। सो फोर्स क्या होता है, पहले हम फोर्स देख लेते हैं। फोर्स यहाँ पे होगा k q अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, दिस इज डिस्टेंस r। सो q टाइम्स 1 लिखेंगे अगर 1 कूलम रखेंगे तो, और ये जो फोर्स है यही इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इट इज एक्चुअली के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट अगर हम देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है, अगर हम यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज रख दें 1 कूलम के बजाय, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा फोर्स अपॉन क्यू नॉट, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर में जी लिखें, सर जी सर यहाँ पे वेक्टर डाल देंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली फोर्स अपॉन जी चार्ज, जो चार्ज रखोगे। अब अगर जैसे 5 कूलम रख दें तो फोर्स के लिए यहाँ पे फिर 1 के जगह 5 हो जाएगा, इस 1 के जगह 1 के जगह, तो फिर उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें अल्टीमेटली यही चीज आ जाएगा। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? फोर्स, सर न्यूटन बाय कूलम वेरी गुड। तो एसआई यूनिट जो है इसका, अगर हम एसआई यूनिट देखें, सो एसआई यूनिट विल बी न्यूटन पर कूलम, ओके। सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर यहाँ पे अगर हम माइनस निगेटिव चार्ज कर दें इसी जगह पे, ओके ये तो ठीक था, हाँ, निगेटिव चार्ज कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मतलब डायरेक्शन जो है वो बदल जाएगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज के अराउंड जी सर होता है, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज।
अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का. इट इज द सराउंडिंग चार्जेस दैट क्रिएट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट. जैसे कि कोई भी एक चार्ज ले लेते हैं. मान लो कि ये एक चार्ज है, ठीक है, ये प्लस क्यू है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस डायरेक्शन में. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में. इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में. इस जगह पे इस डायरेक्शन में. तो इसके सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको इस तरीके से मिलेगा. यहाँ पे करेंगे तो ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे, और इन सभी को एक लाइन में जोड़ देंगे तो हमें प्लस क्यू चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, ये पता चल जाएगा. ओके जी सर. अब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज क्या क्या है? पहला प्रॉपर्टी है द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉइंट्स अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, जो अभी अभी हमने देखा था. तो जैसे कि ये डायग्राम देखो, पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हर हमेशा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगा. यहाँ दिख रहा है चार्ज से दूर जाता हुआ नजर आएगा. और अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव नेगेटिव. क्यों होगा ऐसा? क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक चार्ज रख दें 1 तो वो उस पे फोर्स इधर लगेगा. इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन हो गया. ओके, यहाँ पे डायरेक्शन यहाँ पे ये होगा, क्योंकि अगर हम तुम कहीं भी यहाँ पे रख दो चार्ज तो उस पे इधर फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे इधर हो जाएगा. तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम पता कर सकते हैं कि कौन सा चार्ज है, या अगर कोई चार्ज है तो वो किस नेचर का है, उस अनुसार से उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा. दूसरा प्रॉपर्टी है लाइंस बिगिन एट एंड एंड ओनली एट चार्जेस और एट इंफिनिटी. मतलब या तो चार्ज पे शुरू होगा या इंफिनिटी से. जैसे कि देखो पिछले इसमें तुम देख सकते हो यहाँ पे कहाँ से शुरू हुआ था, इंफिनिटी से आ रहा था ना, इंफिनिटी से आया, और एंड कहाँ हुआ? चार्ज पे एंड हुआ. यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे चार्ज से शुरू हुआ, इंफिनिटी पे एंड हुआ. तो इस तरीके से तुम वाली चीज को ये डिफाइन कर सकते हो. तो यहाँ पे देख रहे हो कि चार्ज से शुरू हुआ, इंफिनिटी पे एंड होगा. इसमें देखेंगे तो इंफिनिटी से शुरू हुआ, चार्ज. तो ये एक प्रॉपर्टी था. तीसरा प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता भी है व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर. इसलिए मैंने यहाँ इसका सॉल्यूशन भी दे दिया है, आंसर मींस. तो क्यों ऐसा होता है? मतलब इसमें बोल रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल? तो आंसर होगा नो. इट्स नो. व्हाई? ये आंसर लिखा हुआ है बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टेंजेंट्स. 2 टेंजेंट लाइन हो जाएगा showing 2 different direction of net electric field which is not possible. यानी कि यहाँ पे अगर हम इस तरीके से कर देंगे तो हमें 2 डायरेक्शन मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का. देखो एक ये डायरेक्शन मिल गया और एक ये डायरेक्शन मिल गया. सपोज दैट अगर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो ये 2 डायरेक्शन का क्या मतलब हो गया कि अगर हम 1 कूलम चार्ज रखेंगे तो वो इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा. दैट कैन नॉट बी पॉसिबल ना. सो 1 कूलम चार्ज तो एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, इसीलिए ये पॉसिबल. ओके. चौथा है लोकेशन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक ये मान लो एक सरफेस है, ये इस पे ढेर सारे चार्जेस है, ये एक कंडक्टर है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इस यहाँ से जो निकलेगा ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा. जैसे यहाँ से निकलेगा लाइंस तो ये परपेंडिकुलर होगा इस लाइन पे. ओके, सो दिस इज परपेंडिकुलर. यहाँ पे निकलेगा ये भी परपेंडिकुलर होगा, मिलेगा नहीं आपस में बट यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, इस जगह परपेंडिकुलर होगा. तो ये बोल रहा है ना कि जिस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है
या जहां पे एंड कर रहा है वहां पे ये नॉर्मल होगा सरफेस का। यही बात यहाँ पे बताया गया है। Larger charges have more field lines begin or ending on them। जैसे कि ये एक डायग्राम देखो, इसमें दो चार्ज दिया हुआ है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। जो प्लस 2q और माइनस क्यू, प्लस 2q चार्ज जो है वो लार्जर है और माइनस क्यू जो है वो स्मॉल। तो लार्जर चार्जेस हैव मोर फील्ड लाइंस। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि लार्जर चार्जेस का जो फील्ड लाइंस है वो ज्यादा है। गिन सकते हो तुम कितना है प्लस 2q का, गिन के दिखाओ। प्लस 2q से लाइंस निकल रहा है, इसमें भी डायरेक्शन होगा, यहाँ नहीं लिखा है, ये डायरेक्शन हो जाएगा इधर। ओके, तो कितने लाइंस निकल रहे हैं प्लस 2q से? ये देखो 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 और माइनस क्यू से कितना है 8। तो यहाँ का चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, 2 गुना है, तो यहाँ से 2 गुने लाइंस निकलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है जो तुम कर सकते हो इन फ्यूचर, हम तुमको बताएंगे, अभी बताएंगे थोड़ी देर के बाद। लाइन्स आर क्लोज स्ट्रॉन्ग। तो ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे देखो लाइन्स काफी नजदीक नजदीक है और यहाँ पे उतने ही बड़ा एरिया में 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पार कर गया, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 4 हुआ है। इसका मतलब इस जगह पे जो फील्ड लाइन्स है वो वीकर है, इस जगह पे वीक है, इस जगह पे मतलब वीक इलेक्ट्रिक, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। तुम बताओ इस डायग्राम में कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है? जी सर, 0 कहाँ है इलेक्ट्रिक फील्ड? मार्क द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। मतलब सर वो सर जो मतलब जो ओरिजिन मतलब है ना, देखो लाइन्स आर क्लोजर टुगेदर वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। ओके, एंड इसी अपोजिट लाइन्स आर वाइडर वेयर द फील्ड इज वीकर, राइट? सो in this diagram mark the point where the electric field is 0, एकदम 0। बता सकते हो किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक, किस पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज रखोगे तो कोई फोर्स नहीं लगेगा? सर दोनों के बिल्कुल सर उसमें सर सेंटर पे सर, मतलब सर हाँ सर सेंटर में। ठीक, सो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट वेयर E इक्वल टू 0, राइट? जी सर, जी सर। ये देखो तुम्हें एक डायग्राम दिख रहा है, ये प्लस क्यू माइनस क्यू के चलते है। अगर माइनस क्यू होगा और प्लस क्यू होगा तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा इस पॉइंट पे। दिस इज द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, और नॉट मैक्सिमम मीन्स यहाँ पे जीरो नहीं होगा, मैक्सिमम नहीं बोल सकते हैं, बट यहाँ E नॉट इक्वल टू 0 है। और तुम देख सकते हो इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, इस एरिया में ज्यादा है, जी पे और ज्यादा है। जी, ऐसे ऐसे चार्ज के नजदीक जाएंगे बढ़ता जाएगा क्योंकि डिस्टेंस कम होता जाएगा ना। जी, तो ये लाइंस ड्रॉ करने की, ठीक है। सेकेंड थिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू दिस 4 चार्जेस। इफ यू हैव 4 चार्जेस of 2 plus and 2 negative charge, then this is the electric field lines। यहाँ पे भी इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। This is the point where electric field is 0। So here E equal to 0। 0 देखो निगेटिव, इस निगेटिव के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इस निगेटिव के चलते इधर होगा, इसके चलते इधर होगा, इसके चलते इधर होगा, चारों मिलके 0 हो जाएगा कि नहीं?
तो यहाँ 0 हो जाएगा। हाँ इस सर। एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, इस एरिया में बहुत ज्यादा है, उसी तरीका से इस एरिया में इधर ज्यादा है, फिर इधर कम है। तो ये चीजें तुमको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना चाहिए। ठीक है रेंस? जी सर। ओके। हाँ सर, ठीक है सर। हाँ, कुछ पूछना है? नो सर, नो सर। ओके, दिस इज द 3 चार्जेस प्लस माइनस प्लस। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो इस तरीके से होगा, यहाँ प्लस से निकलेगा, माइनस में इंटर करेगा, यहाँ फिर प्लस से निकलेगा। लेकिन हर सारे चार्ज इक्वल नेचर का है, इक्वल मैग्नीट्यूड का है। नेचर डिफरेंट है बट मैग्नीट्यूड इक्वल है। इसीलिए यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है उसकी संख्या, उसका जो नंबर है, ओके, दैट आर सेम। यहाँ पे देखो जितने लाइंस है वहां यहाँ पे उतना लाइंस होगा, यहाँ भी उतना ही लाइंस होगा। तो इससे पता चलता है कि चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड का है। ओके, अब ये एक डायग्राम है, ये प्लस और माइनस स्ट्रिप है, ये एक प्लेट है, ठीक है, ये है पॉजिटिव चार्ज्ड प्लेट एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज प्लेट। क्या हो रहा है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा? देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, थोड़ा सर कोर्स है तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा, लेकिन ये एंड पे थोड़ा सा चेंज हो रहा है। क्यों? वाई? देखो यहाँ पे अगर तुम कोई पॉइंट ले लो, जैसे ये पॉइंट लेते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इधर फोर्स लगाएगा, ये वाली पॉजिटिव चार्ज इधर फोर्स लगाएगा, ये वाली। अब इस पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो वो इधर फोर्स लगा देगा, दूसरी वाले की बात करें तो इधर फोर्स लगाएगा, उस तरीके से इधर इधर इस तरीके से फोर्स लगेगा। सभी फोर्स का मैग्नीट्यूड, सभी फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, वो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें सिर्फ इस डायरेक्शन का कंपोनेंट मिलेगा, राइट? जी सर। लेकिन अगर एंड पॉइंट पे देखें, यहाँ पे अगर देख लो, या इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे ये पॉजिटिव चार्ज इधर फोर्स लगा रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज इधर लगा रहा है, ये वाली इधर लगा रहा है। तो इस सब का कॉम्पनसेट करने के लिए इधर कोई चार्जेस नहीं है। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे इस चार्ज के इधर भी चार्जेस था, इधर भी चार्जेस था, तो इसके चलते ये टेढ़ा टाइप का ऐसे करके लाइन हुआ है। समझ में आ रहा है? ये चीज समझना है। अब ये क्वेश्चन पूछ देगा कि 2 चार्ज प्लेट है, यहाँ पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो 2 डायग्राम बना देगा, एक में ऐसा ऐसा ऐसे करके रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और एक में इस रहेगा। तो तुम्हें ये वाला आंसर को टिक करना है ना? जी सर, याद रखना इसको। ओके, ये एक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस ई चार्ज है, यहाँ पे कितना चार्ज होगा ये बताओ? इस जगह पे क्या चार्ज होगा? यहाँ पे 2 चार्ज पार्टिकल है, एक दिया हुआ एक नहीं दिया हुआ है, ये तुम्हें बताना है। दिस इज अ क्वेश्चन। उसमें भी सर एक ही शायद मतलब होगा सर। पहले बताओ पॉजिटिव होगा या नहीं मतलब होगा सर। हाँ सर, पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा? हाँ सर, आप पॉजिटिव पॉजिटिव सर। सो चार्ज विल बी पॉजिटिव, राइट? अब कितना होगा पॉजिटिव में? कितना होगा? मान Q है तो Q इक्वल टू, तुमने बोला पॉजिटिव होगा, बट कितना मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड
फील्ड लाइन से देखो, यहाँ कितने लाइंस हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे कितना लाइन है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 कि 16, कितने लाइंस हो गए, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, so there are 16 lines. तो क्या होगा चार्ज का मैग्नीट्यूड, 4e। जी सर, समझ में आ रहा है रेंज? हाँ सर, आ रहा है। गुड। देखते हैं फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। ये एक रिंग है, ये क्वेश्चंस है तुम्हारे सिलेबस में है, ये पूछता है एग्जाम में, बहुत पूछता है, तो ये अच्छा से देखो। और ये इसका एक्सिस है, दिस इज एक्सिस, ये सेंटर से पास कर रहा है, रिंग तुमको दिख रहा है अच्छा से? हाँ सर, दिख रहा है। अब इस रिंग के द्वारा P पॉइंट पे तुमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना? तो रिंग पे स्मॉल पार्ट चूज कर लेते हैं, दिस इज द स्मॉल पार्ट ऑफ द रिंग। इस रिंग पे चार्ज Q है और इस रिंग का रेडियस जो है वो हम कैपिटल R ले लेते हैं, ठीक है? Q इज द चार्ज ऑन द रिंग एंड R इज द रेडियस ऑफ द रिंग। अब देखो इस पॉइंट, इसके चलते यहाँ पे एक हमने चार्ज्ड एलिमेंट चूज किया है और इसका जो थिकनेस है दिस इज मीन्स यहाँ पे हम क्या ले लें, dx थिकनेस ले लेते हैं, dx, और उसके चलते हमने ये सारे dx पार्ट ऑफ रिंग हमने चूज किया यहाँ पे, और उसके चलते P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसका नाम दे देते हैं DE, ठीक है? तो बताओ कि ये जो है ये R है और ये X है, दिस इज X, इसको dx नहीं, इसको कुछ और लिख लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं समथिंग, ये चार्ज लिख देते हैं, इसको dq चार्ज लिख देते हैं, dq, एक छोटा सा एलिमेंट उस पे चार्ज dq है, ओके? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, DE का क्या वैल्यू होगा, देखो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर रूट, ये वाली चार्ज से लेके P पॉइंट तक का डिस्टेंस होगा कि नहीं? हाँ सर, समझ रहे हो ना? और अब अगर हम DE निकालें तो क्या निकल के आएगा, DE, सो दैट इज इक्वल टू K dq अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर रूट और इसका होल स्क्वायर, राइट? जी सर, दिस इज D। अब हम ये जो तुमको फील्ड मिला है ये वाली, ये एक एंगल हम चूज कर लेते हैं, दिस एंगल इज सपोज दैट थीटा। तो ये जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे, देखो इसको ऐसे आगे करोगे तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, है ना? तो दोनों कंपोनेंट ले लेते हैं, तो ये जो कंपोनेंट है ये वाली कंपोनेंट, इसको बोलेंगे DE पैरेलल एंड दिस इज DE परपेंडिकुलर, ठीक है? DE पैरेलल क्या हो जाएगा, दिस इज DE cos थीटा, है ना? ये तो पता होगा कि ये थीटा है, ये x है, तो ये हो जाएगा x cos थीटा, ये हो जाएगा x sin थीटा ना, परपेंडिकुलर बेस। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा DE sin थीटा। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दिस इज जस्ट D, ओके? अब तुम बताओ कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा DE का इंटीग्रेशन। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे,
अब देखो डीई का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो अभी तुमको फिर से मैं दूसरा पार्ट लेके बताता हूं। जैसे अगर तुम यहाँ पे एक पार्ट चूज कर लो तो उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में। इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक डी पैरेलल और एक डीई परपेंडिकुलर। अब ये डी परपेंडिकुलर और ये डीई परपेंडिकुलर कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर, हाँ। हाँ, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि ऑल द डीई परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स विल कैंसिल ईच अदर, ओके, and that's why the total electric field at any point P, EP, equal to dE integration of dE, and that is equal to integration of dE cos theta. Yes. Because the integration of dE sin theta will be 0. इसको ऐसे लिख सकते हो, dE cos theta plus dE sin theta, एंड डीई साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा ये 0 हो जाएगा। तो हमें सिर्फ कंपोनेंट मिलेगा डीई कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है यहाँ पे? कॉस थीटा बराबर क्या होगा? अगर हम कॉस थीटा लिखें तो कितना आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना? हाँ सर। बेस क्या होगा सर? एक्स। एक्स, वेरी गुड। एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये कॉस थीटा हो गया, ये हो गया। अब तुम देखो कि हमें डीई इक्वल टू क्या आया है, यहां करते हैं। हमारे पास था डीई इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट टू द पावर 2, एंड cos थीटा बराबर क्या था? x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। अब हम देखेंगे e क्या निकालेंगे, तो e इक्वल टू हमारा आया था इंटीग्रेशन ऑफ डी cos थीटा, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स भी लिख देते हैं टू दी पावर। देखो यहाँ पे 2 है, 3 है और अंडर रूट है, तो 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे x के एक्स डी क्यू बाई इतना। अब यू कैन सी एवरीथिंग इज कांस्टेंट, के एक्स आर सब कांस्टेंट है, तो इसमें कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2। This is taken outside. इंटीग्रेशन dq, dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? q हो जाएगा, क्योंकि dq इज द, सबको जोड़ देंगे तो पूरे रिंग के चार्ज जुड़ जाएंगे, है ना? तो q हो जाएगा। इसका वैल्यू हो गया के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स to the power 3/2. Okay, so this is the electric field, but what is the direction? Direction is, अगर E का डायरेक्शन पूछे तो along, अगर इसको हम x एक्सिस ले लें, एक्सिस को, तो along the axis हो जाएगा, along the x axis। ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन ना। तो एक रिंग में इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करेगा, इधर इस तरफ इधर होगा, इस तरफ इधर होगा। यहाँ पे कोई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। सेंटर पे x इक्वल टू 0 करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? ये देखो, दो चार्ज है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन है, when two charges are placed very close to each other, okay, then the combination formed is called electric dipole. So here you see two charges, minus q and plus q.
यस, टू चार्जेस जो हम लोग प्लेस करेंगे उसमें कंडीशन है दैट शुड बी ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर। यहाँ पे टू चार्जेस है माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों को हम बहुत क्लोज ले आते हैं। ये देखो क्लोज आया और इसके बीच का एक डिस्टेंस है डी। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना है, ये जो कॉम्बिनेशन बना है इसी को डाइपोल कहते हैं। जी सर। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ सर। अब ये इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है एक, उसको P से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू Q टाइम, एंड द डायरेक्शन इज फ्रॉम, ये D पे वेक्टर का साइन लगाएंगे, एंड द डायरेक्शन इज फ्रॉम माइनस Q टू प्लस। So this is the direction of P here. तो P का डायरेक्शन क्या होगा? From minus Q to plus Q, and this is a vector quantity. It is called dipole moment और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक भी होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक यूज कर लेना चाहिए। So this is a electric dipole, and P is here dipole moment, and the direction is from minus Q to plus Q. This is very important. ये याद रखने की चीज है, ठीक है? जी सर। Okay. अब हम देखते हैं मोशन ऑफ अ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखो एक डाइपोल है और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इस डाइपोल को रख दिया, तो क्या होगा? जब हम डाइपोल को रखेंगे तो डाइपोल जो है वो मोशन में आ जाएगा। तो कैसा मोशन होगा? पहले देखते हैं फोर्सेज क्या होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई चार्ज को रखते हैं तो उस पर फोर्स हो जाता है QE, ठीक है? निगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा। तो ये फोर्स लग गया इस पे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह है, यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो एवरीवेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। नाउ व्हेन यू प्लेस्ड it in an electric field, it will move like this. ये ऐसे गोला घूम जाएगा इस तरीके से, और फिर ऐसे घूम के ऐसे ऐसे घूमेगा, और फिर ये इस तरीके से हो जाएगा, अलाइंड हो जाएगा। तो ये है मोशन ऑफ अ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब हम बात करते हैं टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइपोल को रख दिया है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन इधर, ये कौन सा डायरेक्शन है? ये P का डायरेक्शन। यहाँ पे P जो है डाइपोल मोमेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P। ओके, तो P और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो दोनों एक दूसरे से एंगल थीटा बना रहे हैं, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। अब हमें टॉर्क निकालना है। टॉर्क पता है तुम्हें रंस? Do you know about torque? Sir, it is some kind of angular force. टॉर्क इक्वल टू होता है R क्रॉस F, ठीक है? ये किसी भी चीज को घुमाने के लिए टॉर्क की जरूरत होता है। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास ये नट बोल्ट है, तुमने घर में ये नट बोल्ट होते हैं ना, इसको हम लोग टाइट करते हैं। तो तुम क्या करते हो? एक रिंच लाते हो, ओके, और इससे तुम इसको पकड़ के टाइट करते हो, इसको इधर करते हो, यहाँ पे फोर्स लगाते हो, तो ये जो चीजें हैं वो ऐसे घूम जाती है। तो ये मैं ठीक से डायग्राम नहीं बना पाया हूँ, कोई बात नहीं। तो ये जो रिंच है वो क्या करता है? इस पे टॉर्क लगाता है। किसी भी चीज को घुमाने के लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल है उसको टॉर्क कहते हैं, एंड इट इज ड्यू टू द फोर्स, जो हम फोर्स लगाते हैं उसके चलते होता है। यहाँ पे हमने इधर फोर्स लगाया एंड दिस इज द वेक्टर R, और हमने फोर्स लगाया इधर, तो क्या होगा कि अब ये जो चीजें हैं, ये जो वोल्ट है, ये मूव कर जाएगा, घूम जाएगा, मतलब रोटेट कर जाएगा।
तो किसी भी चीज को रोटेट कराने के लिए टॉर्क लगा। जैसे मैं अभी कुर्सी पे बैठा हूं, देखो मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं, ठीक है, तो ये टॉर्क लग रहा है। तो यहां पे भी टॉर्क लगेगा, क्योंकि ये फोर्स जो है वो इधर है और यहाँ पे रेडियस वेक्टर इस डायरेक्शन में है, जबकि यहाँ पे इस डायरेक्शन में है। तो r क्रॉस f करेंगे, ये यहाँ पे r है और ये इधर इसका r है, तो r क्रॉस f करेंगे तो इस दोनों चार्ज के चलते एक ही डायरेक्शन में टॉर्क होगा। यहाँ पे r क्रॉस f करोगे तो ये ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा, और यहाँ पे करोगे तो ये भी, सॉरी क्लॉक नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। इन दोनों जगह पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव करेगा, और ये जो चार्जेज है ये मूव करके यहाँ पे ऐसे ऐसे करके आ जाएगा, फिर आगे भी मूव कर सकता है। सो दैट डिपेंड्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम जब टॉर्क निकालेंगे तो टॉर्क ड्यू टू प्लस क्यू, अगर हम प्लस क्यू पे टॉर्क निकालें तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे हम इस डिस्टेंस को ले लेते हैं 2a, ठीक है, सॉरी ये जो डिस्टेंस है इसको 2a ले लेते हैं। तो 2a ले लेंगे तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा ना, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी a। तो टॉर्क यहाँ पे क्या हो जाएगा, r क्रॉस f, यानी कि r कितना है a, f कितना है QE, और डायरेक्शन अगर हम देखें दोनों में एक साइन थीटा भी लग जाएगा। क्यों, क्योंकि r क्रॉस f का अगर टॉर्क का मैग्नीट्यूड तुम देखोगे तो इट विल बी RF साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आ जाता है, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन r एंड f। सो दिस इज द टॉर्क। अगर इसका वेक्टर साइन यहाँ लगा दे तो यहाँ पे जो हम डायरेक्शन लिखेंगे दैट विल बी दिस वन। इस डायरेक्शन को बोलते हैं आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज भी होता है, एंटी। अब अगर हम टॉ माइनस क्यू का के चलते निकालें तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा a q e साइन थीटा, और इसका डायरेक्शन भी आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा। तो टोटल टॉर्क जो होगा दैट इज ऑफ प्लस क्यू। हाँ सर, फोर्स का वैल्यू से मतलब कैसे, मतलब क्या चीज, ये एक कैसे हुआ, नो सर, फोर्स का से मतलब वैल्यू से फोर्स की वैल्यू तो हो जाएगा ना। एक कोई भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो देखो, यहाँ देखो तुम, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, एक बार जाते हैं पीछे, बहुत पीछे जाना पड़ेगा। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पढ़ा, यहां से देखो इस इक्वेशन से F इक्वल टू क्या आ रहा है, Q0 E आ रहा है ना, आ रहा है जी। तो अगर हम Q0 चार्ज को E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो समझ गया, हाँ सर, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने जगह पे जहां पे थे, एक स्लाइड, हाँ। तो अब हम देखते हैं क्या होगा ये, तो ये हो जाएगा 2AQE साइन थीटा। अब 2AQ को क्या लिखेंगे, 2AQ इज डाइपोल मोमेंट, सो दिस इज PE साइन थीटा। डाइपोल मोमेंट हमने क्या पढ़ा था अभी, देखो डाइपोल मोमेंट हमने पढ़ा था, यहाँ पे देखो डाइपोल मोमेंट क्या पढ़ा था, QD, लेकिन D के जगह हमने 2A लिख दिया है ना, ओके। हाँ, तो इसीलिए ये हो जाएगा, जो है वो हम अपने कन्वीनियंस के लिए लिखते हैं, सो इट इज PE साइन थीटा। और डायरेक्शन तो इसका ये है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, और यहाँ पे P का देखो, P का डायरेक्शन ये है और ये है E और ये है P। तो PE साइन थीटा करेंगे तो इसको हम लोग P क्रॉस E लिख सकते हैं, इसको फाइनली लिख सकते हैं
P क्रॉस E। फिर हमें ये डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। P क्रॉस E इज अपने आप में ये एक डायरेक्शन है। दिस इज अ वेक्टर प्रोडक्ट, सो ये एक इसका एक डायरेक्शन होता है, एंड दैट डायरेक्शन इज हियर आउट ऑफ द प्लेन, यानी कि क्लॉकवाइज। जैसे P क्रॉस E करोगे, P क्रॉस E ऐसे हाथ को ऐसे घुमाएंगे तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज इसका डायरेक्शन हो गया। सो टॉर्क इक्वल टू हमारा क्या निकल के आया फाइनली, अगर हम देखें तो हमारा जो टॉर्क निकल के आया है वो टाउ इक्वल टू आया है P क्रॉस E, और ये याद रखना है, ठीक है। सो दिस इज योर टॉर्क। ये पूरा डेरिवेशन आता है एग्जाम में। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? देखो ये एक हमने कोई भी एक पार्ट ले लिया है, एरिया है ये, और ये उसका डायरेक्शन है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया। नॉर्मल होता है, जैसे कि अगर तुम कोई इस तरीके से एक चीज बनाते हो तो इसका एरिया का डायरेक्शन ये हो जाएगा, नॉर्मल टू दैट प्लेन। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है E, ठीक है। तो यहां पे जो फ्लक्स जो होगा, अगर एरिया इक्वल टू A है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा E टाइम्स A। E टाइम्स A। एक्चुअली फ्लक्स होता है, फ्लक्स जो होता है वो होता है E डॉट ds, इसका फिर हम लोग सरफेस इंटीग्रल कर देंगे, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, दिस इज फ्लक्स। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और S जो है वो हमें पता है A, और हर जो मतलब एक छोटे छोटे एरिया जो लेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है, तो इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E। A इज द एरिया। अगर एरिया को तुम S लिख दो तो ये E टाइम्स S हो जाएगा, ओके जी। ओके। अब अगर इलेक्ट्रिक ये अगर एक मान लो कि ये डॉग इज बार्किंग बाहर में, चलो कोई बात नहीं, ये एक कोई सरफेस है और उसका एरिया वेक्टर ये हो जाएगा। अब हमने सरफेस को थोड़ा टिल्ट कर दिया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया के बीच में एक एंगल बन रहा है, एंड दैट एंगल इज थीटा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा ES cos थीटा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में अगर A डॉट B तुम करोगे, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो AB cos थीटा होता है, ये पता होगा तुम्हें, तो इसीलिए यहाँ पे ES cos थीटा, ये सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, फ्लक्स, सो फ्लक्स विल ES cos थीटा। फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। अगर तुम फ्लक्स का यूनिट बताना चाहो तो क्या होगा? SI यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। हाँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा, ठीक है। और इसको वेबर भी बोलते हैं, वेबर भी होता है इसका, ठीक है ना। वेबर होता है कि नहीं? हाँ होता है ऐसा ही, यस, ओके। दिस इज गॉस लॉ। ये फ्लक्स का यूज यहीं पे होगा। गॉस लॉ, ये गॉस है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस इसका पूरा नाम है। तो गॉस लॉ क्या बताता है कि the flux through a closed surface, the total flux through a closed surface is equal to Q enclosed upon epsilon naught, ठीक है। सो ये तुम्हें बताता है गॉस लॉ, ठीक है। ये मान लो Q है और ये एक सरफेस है जिसके अंदर में ये चार्ज Q है, ठीक है।
और ये एक छोटा सा एलिमेंट हमने डेल्टा एस कर लिया है, इसको ds लिख देते हैं, ds। तो यहाँ पे फ्लक्स बराबर हो जाएगा E डॉट ds का इंटीग्रेशन, surface integral of E dot ds, and that flux will be equal to, according to Gauss law, this is equal to Q upon epsilon naught। तो ये गॉस लॉ है। सो गॉस लॉ क्या हो गया, टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द चार्ज इनक्लोज थ्रू द सरफेस टू द सरफेस डिवाइड टू एप्सिलॉन नॉट, मतलब चार्ज इनक्लोज टू द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो तो इतना आ जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड था। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस होगा। ये एक स्फीयर है, लग नहीं रहा देखने में, लेकिन दिस इज अ स्फेरिकल सरफेस ना। अब हम देखते हैं व्हाट इज गॉसियन सरफेस। ये एक चार्ज है प्लस क्यू, तो उसके अराउंड जो ये सरफेस दिख रहा है, दिस इज स्फीयर, ओके, दिस इज स्फीयर। तो इसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस, क्योंकि यहाँ पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, ठीक है। इसके सरफेस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा और परपेंडिकुलर होगा सरफेस पे, इसलिए गॉसियन सरफेस बोलेंगे। ये दूसरा गॉसियन सरफेस हो गया, ये भी एक गॉसियन सरफेस है। तो ये सारे तीनों जो है वो गॉसियन सरफेस है, जिसको हम यहाँ गॉसियन स्फीयर बोलेंगे, क्योंकि सरफेस यहाँ पे स्फेरिकल है। तो गॉसियन सरफेस इज एन एम्पिरिकली क्लोज्ड सरफेस क्रिएटेड टू इनेबल द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये हम बनाते हैं ताकि हम गॉस लॉ को अप्लाई कर सकें। एंड व्हाट इज द टोटल फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, ये एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। यहाँ पे जो सरफेसेस हैं उसके चलते टोटल फ्लक्स क्या होगा हर सरफेस के लिए, यानी फाई की वैल्यू पूछा जा रहा है। फाई थ्रू सरफेस 1, सरफेस 2 एंड सरफेस 3। जैसे हम अगर इतना रखें तो फाई क्या होगा, आप बताओ। हाँ, देखो ये सीखना पड़ेगा तभी हम आगे। ये पीछे देखो, यहाँ देखो, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट गिवन बाय गॉस, ओके। सो यहाँ पे अब देखो कितना है चार्ज इनक्लोज्ड, कितना है इस सरफेस के अंदर में, कितना चार्ज है, क्यू। तो Q इज द Q इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाँ सर, Q। तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया, दैट्स इट। अब इसके लिए बताओ फ्लक्स क्या होगा इस सरफेस के लिए, ये ऊपर वाला सरफेस, इस सरफेस के लिए फ्लक्स क्या होगा, अगेन इट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होगा। अब इस सरफेस के लिए क्या होगा सर, उसके लिए भी मतलब होगा सर, सेम सर, Q बाय एप्सिलॉन। वेरी गुड। सो हर सरफेस के लिए सेम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक और सरफेस बना दो ऐसे, ठीक है, उसके लिए भी यही होगा, ओके। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज है ये, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे। तो ये एक पॉइंट है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें निकालना है। तो हमने क्या किया, गॉसियन सरफेस बनाया। दिस इज द गॉसियन सरफेस है, दिस इज द गॉसियन सरफेस। क्योंकि हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, इसीलिए हमें उस पॉइंट से पार करता हुआ एक गॉसियन सरफेस बनाया। We want to find the electric field at this point only. That's why we make the Gaussian surface, which is Gaussian sphere here, that will pass through this point. Okay.
और वो ऐसा जी surface होना चाहिए कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो। तो इस तरीके से चार्ज को सेंटर में रखते हुए हमने एक सरफेस बनाया। सो दैट सरफेस विल बी स्फीयर हियर। अब हमें निकालना है इस E का वैल्यू। अब देखो ये सरफेस में हर जगह पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, ठीक है, हर जगह पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। E का वैल्यू जी सर। कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, फ्लक्स का गॉस लॉ यूज करेंगे, अप्लाइंग गॉस लॉ। जी सर। क्या होगा बताओ? फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे? Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है गॉस लॉ, ठीक है ना? सर जी सर। द हाँ गॉस सर। लॉ। अब फाई हाँ के सर ठीक है सर। फाई के जगह पे क्या लिखेंगे? जी सर। डॉट ds सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds विच इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड कितना है, जल्दी बताओ। सर अंदर में कितना चार्ज है दिख रहा है यहाँ? सर वो सर प्लस क्यू। प्लस Q, सो इट इज Q अपॉन प्लस क्यू सर। जी सर। प्लस Q को हम Q लिख सकते हैं। अब E डॉट ds जब हम करेंगे तो क्या आएगा ये बता दो तुम। इसका रेडियस r है, गॉसियन सरफेस का, मतलब गॉसियन स्फीयर का, यहाँ दिख रहा है ना रेडियस r। तो अगर हम E डॉट ds करेंगे तो कितना आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह सेम है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड E है, यहाँ भी E है, यहाँ भी E है, एवरीवेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड सेम। सो इट विल बी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर हो जाएगा, हर जगह नॉर्मल एरिया जो है, एरिया वेक्टर, दैट विल बी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसीलिए डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जी ये कॉस थीटा में थीटा की जगह 0 हो जाएगा, तो कॉस 0 1 होता है। तो E को बाहर कर दो, जी ds सर। इंटीग्रेशन करो इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ E तो बाहर हो गया, ds का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? सी एस से आप नहीं पता है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, 4 पाई r। हाँ सर। तो ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से तुम देखो तो E इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, and this is kq upon r square, and it is the electric field which is obtained from the Coulomb's law। जी सर। तो क्या पता चला कि गॉस लॉ से हम कूलम्स लॉ को कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा जी सर। पूछता है कि डिफाइन कूलम्स लॉ फ्रॉम द गॉस लॉ, ठीक है। या ये पूछ सकता है तुम्हें कि जी सर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज बाय अप्लाइंग अ गॉस लॉ। तो ये डेरिवेशन है, ये सब जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना रेंस, वो सब बोर्ड एग्जाम के हाईली इंपोर्टेंट है। तो इन सब चीजों को तुम नोट कर लो। अगर नोट नहीं कर पाते हो तो ये वीडियो आज डल जाएगी यूट्यूब पे, वहां से तुम कल वाला वीडियो डल चुका है, ठीक है ना। कहीं पे दिक्कत हो तो वहां पे फॉरवर्ड करके देख सकते हो। एज बात हो रही है वही वीडियो में डाल देता हूँ, तो तुम देख सकते है ना। और कोई और तुम्हारा कोई दोस्त हो तो उसको भी बुलाओ यार पढ़ने के लिए, पढ़ना चाहता हो जिसके पास, मतलब ऐसा नहीं है पैसे की कमी हो, मैं तो अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो कोई भी पढ़ सकता है ना। तो यू कैन हेल्प योर फ्रेंड्स, राइट। जी जी सर। हाँ, तुमको भी अच्छा लगेगा, 2-3 लोग रहेंगे तो मजा आएगा, है ना। ऐसे तुम ही सिर्फ जुड़े हो, बट हो सकता है इन फ्यूचर और भी लोग आ जाए। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं दूसरे ये सब एप्लीकेशन है गॉस लॉ का, दीज आर द एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ये देखो ये एक चार्ज्ड वायर है, दिस इज चार्ज्ड वायर,
इसका चार्ज डेंसिटी जो है लेमडा है। लेमडा क्या है? दिस इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो दिस इज लेमडा, मतलब कि चार्ज पर यूनिट लेंथ। इट इज चार्ज बाय लेंथ। ओके, अब तुम्हें जी सर। इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालोगे? तो गॉस लॉ को यूज करेंगे। एक हमने सिलेंडर बनाया, हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सिलेंडर बनाया, इसको बोलेंगे गॉसियन सिलेंडर। ठीक है, और ये जो सिलेंडर है ये एल लेंथ का है, और इस जी सर। के पॉइंट पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये वायर से इक्वल डिस्टेंस पे है। दिस इज इन्फिनाइट वायर, ये छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा है। देखो इन्फिनाइटली लॉन्ग है ना लिखा हुआ, तो ये बहुत बड़ा वायर है, इसको इतना छोटा मत समझना। लेकिन उसके एक छोटे पार्ट में हमने एक सिलेंडर बनाया जिसको बोलेंगे गॉसियन सिलेंडर। अब तुम बताओ कि इस सिलेंडर में चार्ज इनक्लोज्ड कितना होगा, बताओ। Charged enclosed, sir. देखो लेमडा दिया हुआ है, लेमडा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ एंड एल इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। जी सर। एक बात बताओ, 5 मीटर का तुम्हारा एक वायर खरीदते हो मार्केट में, तुम्हें मिलता है, जी सर। मतलब तुम्हें मिलता है 10 रुपये पर मीटर, तो 5 मीटर का कितना दाम हो जाएगा? हाँ सर। अगर मीटर एक इलेक्ट्रिक वायर खरीदते हो ना, तो वो 10 रुपये पर मीटर है, तो 5 मीटर का दाम कितना होगा? सर 50। 50। तो क्या किया तुमने, मल्टीप्लाई किया ना। जी। तो यहाँ पे हाँ चार्ज सर। पर यूनिट लेंथ 1 मीटर का चार्ज है लेमडा, तो एल मीटर का कितना हो जाएगा? सर लैम्डा एल। वही तो पूछ रहा हूँ, लेमडा एल हो गया। तो दिस इज जी सर। इनक्लोज्ड। देखो ये अंदर में दिख रहा है तुमको, यहाँ से यहाँ तक का चार्ज है, ये यहाँ से यहाँ हाँ तक। सर। So this is the charge enclosed through the cylinder, या enclose the cylinder। तो जी यहाँ सर। पे चार्ज इनक्लोज निकल चुका है। अब हमें क्या निकालना है? फाई निकालना है। फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर क्या होगा? फ्लक्स होगा सर डॉट ds इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds, यही होता है फ्लक्स। हाँ सर। हाँ सर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैं बोल रहा हूं हर जगह कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकालो, ds का इंटीग्रेशन। अब ये कर्व सरफेस का इंटीग्रेशन है, तो कर्व सरफेस का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? सर पाई आर स्क्वायर एच। नहीं, ये गलत हो गया। वो तो वॉल्यूम होता है ना। अच्छा अच्छा सर 2 पाई आर एच। वेरी हाँ गुड, सर 2 पाई आर एच। मान लेते हैं यहाँ पे। तो 2 पाई आर एच, यहाँ पे एल है, तो एल हो जाएगा ना। हाँ एच। और फाई इतना हो गया। अब हम लगाएंगे गॉस लॉ, अप्लाइंग गॉस लॉ। अब बताओ क्या लिखें? E इंटू गॉस लॉ क्या होता है? फाई इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम क्या लिखेंगे? E इंटू पाई आर एल इक्वल टू क्यू इनक्लोज कितना है? लेमडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। जी सर। ठीक है। हाँ अब सर। देखो, अब जो है एल और एल कट गया, कैंसिल हो गया। हाँ सर। तो अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आया? सर लैम्डा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट।
यही होता है ना सिलेंडर के ये, इसके लिए इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर के लिए ये सब याद रखना है। ये एक्सप्रेशन ये तो तुमको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में पूछा जाएगा ना। सो दिस इज द डेरिवेशन। डेरिवेशन किस चीज का? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर के लिए। ये भी बहुत पूछता है एग्जाम में। तो ये डेरिवेशन समझ में आ गया, इसको कर लोगे अच्छा से। कहाँ पे क्या है ये तुम्हें पता है। पहले क्यू निकालते हैं, फिर फ्लक्स निकालते हैं, फिर गॉस लॉ लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो ये फ्लैट सरफेस है, ये जो फ्लैट सरफेस दिख रहा है ना, इसके चलते कोई फ्लक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और यहाँ पे जो नॉर्मल एरिया वेक्टर है वो इधर है। दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो जब डॉट प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे देखो डॉट प्रोडक्ट है तो 90 डिग्री एंगल बनेगा तो डॉट प्रोडक्ट ही 0 हो जाएगा। सो देयर आर टू फ्लैट सरफेसेस, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर दोज सरफेसेस विल बी 0। ओके, तो अब हम अगला टॉपिक पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। ये हटा दिया है एग्जाम से, मतलब ये ओमिटेड है, लेकिन इसको देख सकते हो। इट्स वेरी सिंपल। एक हम ले लेते हैं। अब देखो ये है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। ये देखो ये इतना थिन है ना ये, तो ये है स्फेरिकल सेल है ये। ओके, स्फेरिकल सेल। इसको हॉलो स्फीयर भी बोल सकते हो, हॉलो स्फीयर, राइट। और अब तुमको इस हॉलो स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पहले हम बाहर में निकालते हैं। पहले ले देते हैं फील्ड आउटसाइड द सेल। ये है, देखो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, मान लो इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, इस सेल के किसी भी पॉइंट पे जो बाहर में हमने बनाया है गॉसियन स्फीयर। तो अगर हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो कि E होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें गॉस लॉ लगाना पड़ेगा। तो अब उस गॉसियन सरफेस के अंदर में टोटल चार्ज, मान लो कि इस सेल पे टोटल चार्ज Q था, इस सेल पे, ठीक है। तो उस गॉसियन सरफेस के स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? Q इनक्लोज्ड का वैल्यू Q हो जाएगा, पूरा का पूरा स्फेरिकल सेल तो उसी के अंदर है ना, गॉसियन स्फीयर के अंदर। तो हम लिखेंगे E इंटू फ्लक्स क्या हो जाएगा? फ्लक्स हो जाएगा E इंटू, अब थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूं, 4 पाई R स्क्वायर विच इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे E का वैल्यू कितना हो जाएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल। वो उसी तरीके से होगा जैसे पॉइंट चार्ज का होता है। पॉइंट चार्ज का भी ऐसा ही होता है ना? हाँ सर। तो सेम तरीके का होगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल। तो इनसाइड द सेल करेंगे तो अंदर में तुम्हें गॉसियन स्फीयर बनाना पड़ा। अब यहाँ पे Q इनक्लोज्ड कितना होगा? इस गॉसियन ये जो सरफेस दिख रहा है ना, ये कौन सा है, कौन सा कलर किसको बोलेंगे, जो भी, तो लाइट पिंक है। तो इसके अंदर में टोटल चार्ज कितना है? 0। चार्ज तो बाहर में है ना, वाले येलो रीजन, यहाँ 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, फ्लक्स 0 हो जाएगा। ओके जी सर। तो ये चीज है जो हटा दिया है कोर्स से। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफिनाइट प्लेन शीट। ये एक प्लेन शीट है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, मतलब चार्ज शीट भी इसको बोल सकते हो, चार्ज शीट भी बोलते हैं या इनफिनाइटली प्लेन शीट भी बोलते हैं। चार्ज्ड इनफिनाइटली प्लेन शीट। इनफिनाइट प्लेन शीट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा है, देखने में यहाँ छोटा लग रहा है बट इट्स मीन्स क्वाइट लार्ज। ओके, अब तुम्हें इस पॉइंट पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पे यहाँ।
और या तो यहाँ, मतलब दोनों पॉइंट सेम दूरी पे है, कोई अगल बगल का कोई पॉइंट है। हमने ये गॉसियन सिलेंडर बनाया है, इसके अंदर में घुसा हुआ है ये सिलेंडर, दिख रहा है, आर पार हो गया है। तो जी और उस गॉसियन सिलेंडर में इस दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा, दोनों सेम डिस्टेंस पे है। ऐसे डिस्टेंस नहीं भी होगा तो भी बराबर होगा, देखेंगे अभी हम कैसे। फिर यहाँ पे एक हमने एरिया चूज किया डेल्टा एस, ठीक है। तो अब तुम यहाँ देख रहे हो कि ये सारे फिगर दिख रहा है। अब तुम्हें फ्लक्स निकालना है। पहले चार्ज इनक्लोज्ड निकाल लेते हैं, क्यू इनक्लोज्ड कितना होगा। अच्छा, उसके लिए एक चीज मैं बता देता हूं, वो नहीं बताया। ये सिग्मा जो है वो दिया हुआ है, दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि इसको सुन रहे हो रेंस? रेंस, आर यू देयर? हाँ सर ओके, सो दिस इज सरफेस हाँ चार्ज सर डेंसिटी व्हिच इज सिग्मा, यानी कि इट इज एक्चुअली चार्ज बाय एरिया। तो ये डेल्टा एस एरिया है, यहां भी एरिया डेल्टा एस हो जाएगा, सेम सिलेंडर है तो डेल्टा एस ही होगा ना। तो क्यू इनक्लोज्ड कितना होगा आप बताओ। जी सर। देखो, एक यूनिट एरिया का चार्ज है सिग्मा, तो डेल्टा एस का चार्ज कितना होगा ये बताओ, जल्दी बताओ, मल्टीप्लाई करना है। सर डेल्टा एस का इसमें इसमें सर डेल्टा एस इंटू सर वो सर सिग्मा सर वो डेल्टा, क्या मतलब सर? हाँ सही, ठीक मतलब ओके। अब यहाँ पे फ्लक्स निकाल लेते हैं। जी फ्लक्स यहाँ पे क्या है, देखो ये जो सिलेंडर है उसके कर्व सरफेस है और दो फ्लैट सरफेस है। यहाँ पे कर्व सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो नॉर्मल होगा, ऐसे दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल हो गया, तो कर्व सरफेस के लिए फ्लक्स 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लक्स जी विल बी 0 फॉर कर्व सरफेस, ओके। तो अब बच गया फ्लैट सरफेस। इस फ्लैट सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो टोटल फ्लक्स हो गया 2E डेल्टा एस। अब हम लोग लगाएंगे गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ phi equal to q enclosed upon epsilon naught, so 2E delta s equal to sigma delta s upon epsilon naught। और यहां से तुमको क्या पता चल जाएगा, अगर हम यहां से देखें तो डेल्टा एस कैंसिल हो जाएगा, और E इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज सीट, इन्फिनाइटली प्लेन सीट, चार्ज इन्फिनाइट प्लेन सीट, यानी कि ये जो चार्ज सीट है ये बहुत बड़ा है, तो उसके चलते उसके अराउंड, अब ये देखो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये कितना दूर है इस पे नहीं पड़ रहा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा, यहाँ भी वही होगा, तो उसके बगल में उसके आसपास ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। इस तरफ भी वही होगा, इस तरफ भी वही होगा। ये भी बड़ा बड़ा पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनाइट थिक प्लेट। यहाँ पे प्लेट थिक है, ये वाला प्लेट है, दिस इज अ थिक प्लेट। यहाँ पे इस तरफ देखो चार्ज है, प्लस प्लस, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जो गॉसियन सिलेंडर इस तरीके का बनेगा, उधर नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लेट काफी थिक है और उसके एक तरफ ये चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो इस जगह पे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एक ही तुमको, यहाँ पे भी ये कर्व सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, तो
ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो गया, इसीलिए कर्व सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा, लेकिन फ्लैट सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहाँ पे भी ये सिग्मा जो है वो चार्ज डेंसिटी है इसका, तो यहाँ पे जो Q इनक्लोज्ड है वो फिर से सिग्मा डेल्टा एस हो जाएगा। दिस एरिया इज डेल्टा एस। ओके, ये मैं ठीक से नहीं बना पाया, अब ठीक है। तो ये एरिया डेल्टा एस है, तो Q इनक्लोज सिग्मा डेल्टा एस हो गया, और फिर जब तुम यहाँ पे फाई निकालोगे तो वो हो जाएगा E डेल्टा एस, और फिर जब हम फाई हमने निकाल लिया है, Q इनक्लोज निकाल लिया है, अब गॉस लॉ लगाएंगे, तो गॉस लॉ को लगा लेते हैं। तो अप्लाइंग गॉस लॉ, तो फाई इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई के जगह पे लिखेंगे E डेल्टा एस इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड यहाँ से अब हमें मिल जाएगा E का वैल्यू, बहुत नजदीक है हम अभी। अब ये देखिए E आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन, यहाँ पे E का वैल्यू आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन, जबकि पिछली बार E का वैल्यू आया था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो थिक प्लेट के लिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और थिन जो ये चार्ज सीट होता है उसके लिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ओके, तो अब देखो यहीं पे ये खत्म हो गया। अभी तक हमने सारा का सारा ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है आज, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में अब अगला चैप्टर देखेंगे और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे।